Hello, good morning everyone, and once again I am here with you of class 7 video of the second chapter. Second chapter के साथ क्लास 7 के साइंस में मैं आप लोगों के बीच में आज फिर से मौजूद हूँ. आई होप यू विल एंजॉय द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सेगमेंट न्यूट्रिशन इन प्लांट. उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं. जो भी पार्ट समझ में नहीं आया उसको मैं बताने का प्रयास करूंगा. सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और जाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें. लॉकडाउन में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है. तो जब तक सारे लोग, देखने वाले तो बहुत सारे थे क्लास 7 के, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया. तो जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे लोग तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके फ्रेंड्स नहीं देख रहे हैं उनको शेयर भी करिए और उनको भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें. इसी से पढ़ाई होने वाली है, आगे टेस्ट भी होने वाले हैं, एग्जाम्स भी होने वाले हैं. तो वो सारी चीज़ों की तैयारी के लिए एक मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ यहाँ पे. और जो भी मेरी वीडियोस में प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सीधे सीधे मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. तो चलिए, आज का जो पोर्शन है हमारा वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो आज हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन की बात करेंगे. तो एनिमल न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, ऑल द एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर. उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है. इट मीन्स ऑल द एनिमल्स विल डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर टेकिंग देयर न्यूट्रिशन. जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी के सभी दूसरे के ऊपर में आश्रित रहते हैं अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए. चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी अलग एनिमल की अगर हम बात करें तो सभी के सभी दूसरे पे डिपेंडेंट है. अब उनमें से भी जो ह्यूमन में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन या एनिमल लाइक न्यूट्रिशन. तो हर एक एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, आप बताओ भाई कि आप कैसे फूड लेते हो. आपके फूड लेने के कुछ तरीके होते हैं और फूड लेने का जो तरीका होता है वो एनिमल्स के अंदर में सिमिलर होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें या मल्टी सेलुलर की बात करें. यूनिसेलुलर अगर आपने नाम सुना होगा तो अमीबा का नाम सुना होगा, जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है उसके अंदर में भी वो सारे स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन लेने के, जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर में पाया जाता है. वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं और वो कैसे अपने फूड को लेते हैं यहाँ पे हम समझेंगे. न्यूट्रिशन का जो डेफिनेशन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है वही सेम डेफिनेशन यहाँ भी है, इसलिए उसके ऊपर में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. सीधे चलते हैं एनिमल लाइक न्यूट्रिशन के ऊपर में. एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन. तो ये एनिमल लाइक न्यूट्रिशन, तो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द 5 स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन. इसके अंदर में 5 स्टेप न्यूट्रिशन के होते हैं. वो 5 स्टेप कौन से हैं? पहला है इंजेशन, पहला है इंजेशन. दूसरा है डाइजेशन. तीसरा है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन. चौथा है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन. और पांचवा है हमारा ईजेशन. ठीक है, तो ये 5 स्टेप है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और ईजेशन. जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी के अंदर में ये 5 स्टेप न्यूट्रिशन के होते हैं. आज इस चैप्टर के पहले पार्ट में हम लोग ये 5 तरीके के न्यूट्रिशन के स्टेप्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ह्यूमन बॉडी में न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे फूड लेते हैं, उसका डाइजेशन कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे. जब दूसरा पार्ट आएगा तो उस दूसरे पार्ट में हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा, अभी हम लोगों ने बात किया अमीबा क्या है, कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है. और हम देखेंगे कि रूमिनेंट्स के अंदर में, यानी जितने भी कैटल हैं जैसे काऊ है, बफेलोज है, इन सब के अंदर में न्यूट्रिशन कैसे होता है. तो उसके ऊपर में हम लोग दूसरा जो अपना सेगमेंट होगा, इसका सेकंड पार्ट, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे. आज इसके ऊपर में डिस्कस करते हैं. तो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन को मैंने पहले ही बोला, क्या कहते हैं उसको? होलोजोइक कहते हैं. होलोजोइक यानी एनिमल लाइक न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे एनिमल लाइक न्यूट्रिशन का पहला स्टेप है इंजेशन. आप भी जानते हो कि हम लोग अपने हाथ से खाना उठाते हैं और अपने मुंह में डालते हैं. तो ह्यूमन बीइंग्स में ये प्रोसेस क्या है?
द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू माउथ, मुंह के अंदर खाना लेने का जो प्रोसेस होता है, इंसर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंजेशन। अब ये इंजेशन अगर ह्यूमंस में होता है तो कैसे होता है भाई? ह्यूमन में होता है तो हैंड से होता है, आप लोग जानते हैं। फ्रॉग में अगर हो, फ्रॉग में, तो फ्रॉग में या लिजर्ड्स की बात करें, फ्रॉग या लिजर्ड्स की बात करें तो इनकी जो टंग होती है वो काफी लंबी होती है। ऐसा आपने फ्रॉग का देखा होगा, ये ऐसे फ्रॉग है तो इसकी टंग जो है काफी लंबी होती है। तो इस टंग के मदद से ये क्या करता है? इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो ये फ्रॉग है जो अपने टंग की मदद से खींच लेता है। ऐसे आपने चैमेलियन देखा होगा, गिरगिट देखा होगा, उसकी भी टंग बड़ी लंबी होती है, तो उससे वो इंसेक्ट्स को अपने मुंह में खींच लेता है। इसके अलावा जो मॉस्किटोज होते हैं, मॉस्किटोज हैं या फ्लाइज हैं, मॉस्किटो है या हाउस फ्लाई है, तो इनके पास में ऐसा एक सकिंग ऑर्गन मिलता है। ऐसे मॉस्किटो का आपने देखा है जो डंक होता है जिससे वो काटते हैं हमें, वो देखने में कैसा होता है? एक सूंड की तरह होता है, और ये सकिंग है, जैसे इंजेक्शन से ब्लड निकाल लिया जाता है हमारे शरीर से, वो ऐसा ही कुछ यहाँ भी होता है। ये हमारे शरीर में इंसर्ट करते हैं और वहां से ब्लड को सक कर लेते हैं। ब्लड के अंदर में सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हैं तो इनको भी पोषण मिल जाता है। तो इस तरीके से ये मॉस्किटो जो है अपना डाइजेशन ले लेते हैं। इसके अलावा एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग हाइड्रा कहते हैं। तो हाइड्रा में बहुत सारे टेंटिकल्स पाए जाते हैं, शरीर के अंदर में उसके क्या होते हैं? बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं। इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं टेंटिकल्स। ठीक है, तो इन टेंटिकल्स की मदद से, ये टेंटिकल्स हैं, टेंटिकल्स हैं, और इन टेंटिकल्स की मदद से ये अपने फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं अपने फूड को अपने शरीर के अंदर। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में फूड को अंदर लेने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलो द डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग द फूड इनसाइड देयर माउथ। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज द इंजेशन। After taking the food is chewed in the mouth or someone directly swallow the food inside their body। कुछ जो होते हैं फूड को अच्छी तरीके से अपने मुंह में च्यू अप करते हैं, उसको चबाते हैं, और कुछ जो है उसको सीधे अपने शरीर के अंदर में लेकर के चले जाते हैं, स्वैलो कर लेते हैं। जैसे अजगर की बात करें, जो अजगर सांप है वो क्या करता है? अपने फूड को सीधे सीधे निगल लेता है और उसके बाद जब वो पेट में पहुंचता है वहां जाकर के उसका डाइजेशन होता है। अब फूड का जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन क्या है? कह रहा है कि द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स insoluble food change in simple and soluble food, change in simple and soluble food by the action of juices or enzymes are called digestion। ठीक है, ये डेफिनेशन मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि आपके कीवर्ड्स में लिखने के काम आएगा। तो डाइजेशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी खाना खाते हैं, जैसे आप रोटी, सब्जी, चावल, दाल, ये सब सीधे खाते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स फूड है। अब ये कॉम्प्लेक्स फूड जैसे हमारे शरीर के अंदर स्टमक में पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, तो वहां पे अलग अलग तरीके के जूसेस और एंजाइम्स जो है सिक्रीट होते हैं, और उनके सिक्रीशन से ये सारा का सारा हमारा फूड जो है वो इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब ये इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल और इनसॉल्युबल पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका हमारा शरीर जो है कंप्लीटली यूटिलाइजेशन कर सकता है, उसको सीधे सीधे यूज करके अपने ग्रोथ, डेवलपमेंट और बॉडी के रिपेयर वर्क में यूटिलाइज कर सकता है। तो ये प्रोसेस हमारा कहलाएगा डाइजेशन। उसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कहां होगा? डाइजेस्टेड फूड
absorbed in small intestine with the help of finger like projections called villi and mix with blood। ठीक है, अब ये जो डाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर की तरफ प्रोजेक्शंस निकले रहते हैं, वो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखा ही देगा आपको, उनको विलाई कहते हैं। वो सारे के सारे फूड न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको लेकर के कहाँ मिला देते हैं? ब्लड में मिला देते हैं, और ब्लड की मदद से वो सारा का सारा न्यूट्रिएंट कहाँ जाता है? हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, और सारे न्यूट्रिएंट जो हमारे सेल तक पहुंच जाते हैं। तो सारे न्यूट्रिएंट सेल तक पहुंच गए, यानी वहां पे उनका क्या होगा? यूटिलाइजेशन होगा। तो जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स थे, सिंपल न्यूट्रिएंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स फूड्स। यहां पे क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। ये सारी चीजें जो हैं वो जा करके सेल के अंदर में प्रोड्यूस होती हैं। तो उन सिंपल न्यूट्रिएंट के यूटिलाइजेशन से, उनका यूज करके कॉम्प्लेक्स फूड को जो बनाने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। खाना डाइजेस्ट हो गया, हमने रोटी खाया तो उसके अंदर में स्टार्च था, वो स्टार्च सिंपल फूड के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो कन्वर्जन होने के बाद में किस में कन्वर्ट हुआ? वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। जो फैट थे वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गए, जो प्रोटीन थे वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गए। अब ये जब सारे के सारे फूड आइटम हमारे अलग अलग हो गए तो एमिनो एसिड मिलेगा तो प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करेगी। फैटी एसिड्स हैं, फैट है, तो ये सब हमारे शरीर को इंसुलेशन देने का काम करेंगे, हमारे टिश्यू को रिपेयर करने में मदद करेंगे। जो ग्लूकोज होगा वो हमारे शरीर को एनर्जी देने का काम करेगा। तो इस तरीके से उन सारे न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होने का जो प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। और लास्टली जो प्रोसेस है वो है इजेशन, यानी इसमें क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट, शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका जिसका डाइजेशन नहीं हो पाया वो हमारे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये 5 स्टेप हैं, और ये पांचों स्टेप जो है ये एनिमल के बॉडी के अंदर ही होते हैं, चाहे वो सिंपल एनिमल हो या कॉम्प्लेक्स हो या कोई भी हो, तो उनके अंदर में ये 5 स्टेप का न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट होता रहता है। ठीक है, तो ये 5 स्टेप के प्रोसेस के बारे में जानेंगे, और जानेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आप लोगों के सामने अभी डायग्राम के साथ में मैं मौजूद हो रहा हूं। चलिए अब अगले पोर्शन की तरफ हम चलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन के अंदर में डाइजेशन कैसे कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं माउथ से। तो माउथ जो है पहला जो हिस्सा है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है माउथ। तो माउथ से हम लोग, ये एंट्री पॉइंट है जहां से इंजेशन का प्रोसेस होता है और हम खाने को सीधे अपने शरीर के अंदर में लेते हैं। माउथ के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम लोग कहते हैं बकल कैविटी। क्या कहते हैं उसको? बकल कैविटी कहते हैं। मुंह के अंदर का जो हिस्सा है, हमारे जो भी हिस्से दिखाई दे रहे हैं मुंह के अंदर में, वो हमारा बकल कैविटी है। अब ये बकल कैविटी में मेनली 2 हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं भाई? एक होता है टीथ और एक होता है हमारा टंग। टीथ और टंग। तो टीथ अगर हम लोग बात करें तो टीथ 2 तरीके के होते हैं। एक होता है मिल्क टीथ और एक होता है परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ कब होते हैं? आफ्टर द बर्थ टू 6 years।
ठीक है ना, 6 साल तक हो सकते हैं। मिल्क टीथ होते हैं, इनका जो नंबर होता है 20 इन नंबर्स, इनके जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 20 होते हैं मिल्क टीथ के। परमानेंट टीथ जो होते हैं ये कब आते हैं, आफ्टर फॉलिंग ऑफ मिल्क टीथ, मिल्क टीथ के गिरने के बाद में या खत्म होने के बाद में परमानेंट टीथ आते हैं। और ये कितने होते हैं, 32 इन नंबर्स, इनके नंबर कितने होते हैं, 32 होते हैं। मिल्क टीथ क्योंकि गिर जाते हैं इसीलिए इनको डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस यानी गिरने वाले, पतझड़, डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में एसएसटी में पढ़ा होगा, यानी पतझड़, तो यहाँ पे दांत झड़ हो जाता है ठीक है ना, तो मिल्क टीथ को हम लोग डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। ये जन्म के बाद से लेकर 6 साल तक की उम्र तक होते हैं, 20 नंबर में होते हैं, और परमानेंट टीथ जो होते हैं 32 होते हैं, और मिल्क टीथ गिरने के बाद आते हैं। ये जो हमारे टीथ हैं ये लगभग 4 तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं इंसीजर, एक को कहते हैं कैनाइन, एक को कहते हैं हम लोग प्रीमोलर, और एक को कहते हैं हम लोग मोलर, प्रीमोलर एंड मोलर। ठीक है, इंसीजर क्या काम करता है, कटिंग का काम करता है, कटिंग एंड बाइटिंग। ये कोई भी खाना हम लेते हैं तो काटने का काम करते हैं, सेव काटते हैं तो सामने की तरफ ये होते हैं हमारे, ये फ्रंट टीथ हैं, सामने की तरफ होते हैं जो दांत दिखाई दे रहे हैं, ये काटने के काम में आते हैं। कैनाइन साइड बाय साइड होते हैं, राक्षसों का दांत देखा है ना, जो निकले हुए होते हैं, कुत्तों के दांत देखे हैं जो निकले हुए होते हैं, बिल्ली का दांत जो निकला हुआ होता है। अब क्योंकि हम लोग कार्निवोरस है नहीं तो इसीलिए हमारे कैनाइन टीथ जो होते हैं वो उतने शार्प नहीं होते हैं, लेकिन शार्प होते हैं। तो ये किस काम में आते हैं, टीयरिंग के काम में आते हैं, ये टीयरिंग के काम में आते हैं। प्रीमोलर और मोलर, प्रीमोलर और मोलर ये साइड के टीथ होते हैं, तो ये दोनों के दोनों किस काम में आते हैं, क्रॉसिंग एंड ग्राइंडिंग, क्रॉसिंग और ग्राइंडिंग के काम में आते हैं। यानी फूड को अच्छी तरीके से चबाने के लिए हम लोग कहां ले जाते हैं उनको, किनारे के अपने जो दांत हैं उनकी तरफ ले जाते हैं। इंसीजर्स कितने होते हैं भाई, एक साइड में 2 होते हैं। कैनाइन कितने होते हैं, 1 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं। और जो मोलर होते हैं वो 3 होते हैं, शायद 2 1 3 2 5 3 8। तो इस तरीके से ये हमारे डेंटल स्ट्रक्चर है। मैंने एक साइड की मैंने बात की, ऊपर या नीचे, ठीक है ना, तो ऊपर की तरफ एक साइड में अगर राइट साइड की बात कर रहे हैं तो 2 हमारे इंसीजर होंगे, 1 कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर टीथ हमारे पास में मौजूद होंगे। तो 8 ऊपर और 8 इस तरफ, तो 8 8 कितने हो गए, 16, और वैसे ही 16 नीचे, तो कितने हो गए, 32 टीथ। ठीक है, अभी सबके 32 टीथ नहीं आए होंगे, आने में समय लगता है, धीरे धीरे आ जाएंगे सबके पास। तो ये हमारे टीथ हो गए। टंग जो होते हैं, टंग क्या है, एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर में टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, और इसका काम क्या होता है, इट मिक्स द फूड विद सलाइवा। ये फूड को अच्छी तरीके से सलाइवा के साथ में क्या करता है, मिक्स कर देता है। एंड ऑल्सो टेस्ट द फूड, ये खाने का स्वाद भी लेता है। तो कितने तरीके के स्वाद होते हैं हमारे, स्वीट, साल्टी, सॉर और बीटर। ये 4 तरीके के टेस्ट हम लोग अपने टंग से ले सकते हैं। ठीक है, ये टंग का अगर स्ट्रक्चर अगर इस तरीके से देखें तो आगे वाला हिस्सा जो है वो स्वीट टेस्ट करता है, इधर साल्टी, इस तरफ सॉर, और पीछे की तरफ क्या होता है, बीटर। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो इनके ऊपर में छोटे छोटे ये टेस्ट बर्ड्स हैं जो कि नर्व्स के थ्रू किससे जुड़े होते हैं, हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं, और कोई भी खाने पीने की चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बकल कैविटी में एक ग्लैंड भी होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। यह सैलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है। सलाइवा को हम लोग टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, सलाइवा के अंदर में क्या होता है, एक एंजाइम होता है सलाइवा के अंदर में जिसको हम लोग कहते हैं सैलिवरी
एमाइलेज, क्या कहते हैं इसको, सैलिवरी एमाइलेज। ये सैलिवरी एमाइलेज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टाइलिन एंजाइम। और ये सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, ये सलाइवा जो है स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल शुगर, थोड़ा हायर क्लास में चलेंगे तो उस सिंपल शुगर को हम लोग कहते हैं माल्टोज। ठीक है, अब ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। आप लोग देखिएगा, आज एक रोटी खाइएगा, थोड़ा सा सूखा हुआ है, ऐसे उसमें सब्जी दाल कुछ मत लगाइएगा, ऐसे चबाइएगा उसको अच्छी तरीके से। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपके मुंह के अंदर से मीठा स्वाद आने लगा। तो वो मीठापन क्यों आ रहा है, क्योंकि वो सलाइवा जो है स्टार्च के साथ में मिक्सड अप हुआ है और उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, शुगर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये सब कहाँ हो रहा है, बकल कैविटी के अंदर में हो रहा है। और जब हमने फूड को इंजेक्ट किया अपने माउथ के अंदर में, तब ये सारे प्रोसेसेस हुए। ठीक है, अगले स्टेप की तरफ हम चलेंगे और अगला स्टेप जो है वो है हमारा कि अब डाइजेशन जो है फूड का वो कहाँ होगा, वो स्टमक में होगा। क्योंकि दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है ऑसोफेगस। तो ऑसोफेगस में फूड जो है वो रेस्ट करता नहीं है, जब तक फूड रेस्ट नहीं करेगा उसका डाइजेशन होगा नहीं। तो यहाँ पे फूड जो है वो हमारे ऑसोफेगस में वो रेस्ट नहीं करता है। तो दूसरा हिस्सा है ऑसोफेगस का, ऑसोफेगस। अब यहाँ पे फूड का डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन। अब ये इनका एक काम होता है कि दे कंडक्ट द फूड टू स्टमक बाय रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ देयर वॉल। इनकी जो वॉल होती है वो ऐसी है, और इसमें जब फूड आता है तो ये वॉल कहीं फूलती है, कहीं पचकती है, फिर कहीं फूलती है, कहीं पचकती है। तो इस तरीके से फूलते पचकते ये फूड को कहाँ पहुंचा देगी, सीधे स्टमक के पास तक पहुंचा देगी। ठीक है, तो इस तरीके से फूड ये लगातार, जैसे इसमें फूड गया वो फैलता गया, पिचकता गया, पचकता गया, फैलता गया, ऐसे इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टालसिस। ये नई टर्म बता रहा हूं आपको, पेरिस्टालसिस, कि थोड़ा सा हायर है। पेरिस्टालसिस कहते हैं इस मूवमेंट को, जिसमें फैलना और सिकुड़ने का लगातार प्रोसेस होता रहता है। इस तरीके से ये ऑसोफेगस जो है फूड को कहां पहुंचा देता है, स्टमक में पहुंचा देता है। अब जब स्टमक में फूड पहुंचेगा तो वहां पे क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा। ठीक है, ये सब चीजें नोट करते चलिएगा। अगर मैं जल्दी से मिटा दे रहा हूं तो आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा हिस्सा है स्टमक। तो स्टमक क्या है भाई, स्टमक इज ए J shaped organ present on upper right side upper left side of abdomen। ठीक है, ये एक जे शेप्ड ऑर्गन है। आप देख रहे हो इसका स्ट्रक्चर एक बैग की तरह स्ट्रक्चर, एक सैक की तरह स्ट्रक्चर है। और जे शेप्ड यानी जैसा जे का आकार होता है उस तरीके का इसका आकार होता है। और ये हमारा लेफ्ट साइड में यहाँ पे, ये जस्ट हमारे जो चेस्ट कैविटी होती है उसके ठीक नीचे की तरफ ये स्टमक जो है पाया जाता है। तो लोअर माने हमारे अपर एब्डोमिनल रीजन्स में हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है हमारा एब्डोमेन है और उसके ऊपर वाले हिस्से में लेफ्ट साइड की तरफ में स्टमक जो है पाया जाता है। ये जो स्टमक होते हैं, स्टमक का जो काम है कि स्टमक क्या करता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड मैकेनिकल चर्निंग ऑफ फूड। ये डाइजेशन के साथ साथ मदद करता है, लेकिन ये मैकेनिकल चर्निंग में भी मदद करता है। तो मैकेनिकल चर्निंग का मतलब क्या है, मैकेनिकल चर्निंग हो गया, चलिए।
तो ये स्टमक की बात कर रहे थे कि स्टमक जो है वो मैकेनिकल चर्निंग का मतलब होता है वहां पे जाता है तो फूड अच्छी तरीके से फेंट जाता है, उसको फेंटते हैं ना, जैसे मथनी से मथ देते हैं, तो इसकी वॉल जो है फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे खाना जो है वो धीरे धीरे जो सॉलिड फूड था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं काइम। तो जो भी फूड यहाँ पे स्टमक के अंदर में पहुंचा उसका क्या हुआ, मैकेनिकल चर्निंग हो गई ये फूड का। अब ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और उस लिक्विड को कहते हैं काइम। ठीक है, तो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मैकेनिकल चर्निंग का प्रोसेस हो गया। अब ये स्टमक के जो वॉल होती है, जो अभी हम लोगों ने देखा कि ये स्टमक है और ये स्टमक की वॉल है, तो स्टमक की जो वॉल होती है इसको हम लोग कहते हैं म्यूकोसा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको, म्यूकोसा मेम्ब्रेन। अब जो भी गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो भी डाइजेशन में मदद करने वाले जो जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, वो ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन ही सिक्रीट करती है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे ये जो सिक्रीट करती है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये मेक फूड एसिडिक, ये फूड के मीडियम को कैसा करता है, एसिडिक करता है। उसके साथ साथ किल द बैक्टीरिया, फूड के साथ आए हुए बैक्टीरिया को किल कर देता है। एंड एक्टिवेट पेप्सिन। ठीक है ना। अब देखिए इन तीनों के बारे में बात कर देते हैं, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, तो जैसे ही वो सिक्रीट होगा वो फूड के साथ में मिक्सअप होगा और फूड का मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो जैसा हम खाना खाते हैं उसके ऊपर में डिपेंड करता है कि HCl कितना सिक्रीट होगा। अगर हम लोग ज़्यादा ऑयली या कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं तो उसमें ज़्यादा HCl प्रोड्यूस होता है ताकि उसका अच्छे से डाइजेशन हो सके। दूसरी ये बात है कि अगर हमारे फूड आइटम के साथ में जो बैक्टीरियम जाते हैं वो यहाँ पे पहुँचने के साथ ही किल हो जाते हैं, क्योंकि ये एसिड है और एसिड उन बैक्टीरियम्स को किल कर देता है। तीसरा एक काम है कि ये पेप्सिन, जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, इस पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। और ये एक्टिवेशन उसका कब हो सकता है, जबकि फूड का मीडियम एसिडिक हो। इसीलिए यहाँ पे HCl का सिक्रीशन होता है। तो HCl का सिक्रीशन से प्रोटीन के डाइजेशन में भी मदद मिलती है। दूसरा हिस्सा है इसमें म्यूकस सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है, म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl। अब HCl है, आप एसिड के बारे में जानते हो, अगर एसिड हमारे हाथ पे गिर जाए तो हमारा हाथ जल सकता है, लेकिन वो हमारे पेट के अंदर सिक्रीट हो रहा है और हमारे पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ऐसा कैसे भाई, क्योंकि वहां पे जो ये मेम्ब्रेन है, जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन, इससे म्यूकस सिक्रीट होता है और ये म्यूकस इंटरनल लाइनिंग्स के ऊपर में पाए जाते हैं, स्टमक के अंदर की तरफ पाए जाते हैं, जो HCl के एक्शन से उसको बचाता है। तीसरा इसका हमारा जो स्टेप है वो है पेप्सिन। तो ये पेप्सिन क्या है, एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। और ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है प्रोटीओजेज में। किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीओजेज में, ये पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटीओजेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक इसी तरीके से एक और एंजाइम होता है इसके अंदर में, जिसको हम लोग कहते हैं रेनिन। तो ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। इसको कर्डलिंग ऑफ मिल्क का प्रोसेस भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो भी फूड आइटम हमारे स्टमक में पहुंचे उनका डाइजेशन इस प्रकार से यहाँ पे हो जाता है। जो बचा हुआ सेमी सॉलिड फूड था वो अब कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा अपने लिए। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होगा वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में होगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है भाई, यह है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। लॉन्ग होंगे तो कितने होंगे, नियरली 7 मीटर लॉन्ग, ये लगभग 7 मीटर लॉन्ग होते हैं। हाईली क्वाइल्ड, ये कैसे होते हैं, हाईली क्वाइल्ड होते हैं, यानी घूमे घूमे से होते हैं, जैसे क्वाइलिंग यहाँ पे आप देख रहे हो ना, उलझे हुए हैं आपस में। तो ये हाईली क्वाइल्ड होते हैं क्योंकि बहुत लंबे होते हैं।
और ये जो हिस्सा है यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीटेड। ये जो पार्ट है यहाँ पे डाइजेशन का कंप्लीशन होता है, डाइजेशन कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पे डाइजेशन का कंप्लीशन होता है इस स्मॉल इंटेस्टाइन वाले हिस्से में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो फूड आइटम स्टमक से आए उनका किस प्रकार से डाइजेशन हो रहा है और उस डाइजेशन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे 3 जो हैं वो ग्लैंड अपना काम करते हैं। एक होता है लीवर, एक होता है पैंक्रियाज, और तीसरी जो ग्लैंड होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब जो लीवर है, जानते हैं कि लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लीवर को लार्जेस्ट ग्लैंड कहते हैं। और लीवर जो है एक जूस सिक्रीट करता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, लीवर करता है। ये बाइल जूस कहाँ स्टोर होते हैं, गाल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। कहाँ स्टोर होते हैं, गाल ब्लैडर में स्टोर होते हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये गाल ब्लैडर है, ये पूरा हिस्सा लीवर है। तो लीवर बाइल प्रोड्यूस कर रहा है और वो एक्सेस बाइल जो होगा वो कहाँ स्टोर होगा, वो स्टोर होगा हमारे गाल ब्लैडर के अंदर में। ये लीवर से जो बाइल है वो सीधे सीधे कहाँ जाकर के मिक्स होता है, जैसे ही फूड एंटर करने लगता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसी जगह पे ये बाइल जो है जाकर के फूड के साथ में मिक्स हो जाता है और फूड के मीडियम को कैसा बना देता है, बाइल मिक्स। बाइल का जो नेचर होता है, बाइल इज एल्केलाइन इन नेचर, एल्केलाइन यानी बेस की तरह होता है, एल्केलाइन। तो ये फूड के मीडियम को कैसा कर देता है, न्यूट्रल करता है, और न्यूट्रल करने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केलाइन में कन्वर्ट कर देता है, यानी बेसिक बना देता है। क्योंकि बेसिक मीडियम में फूड का डाइजेशन अच्छी तरीके से होता है, तो यहाँ पे ये जो बाइल है वो फूड के मीडियम को कैसा बना दिया, एल्केलाइन बना दिया। इसके अलावा ये जो एल्केलाइन मीडियम है इसमें ये जो बाइल जूस है, ये बाइल जूस का और एक काम है, ये फैट को किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, यानी जो लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको ये किस में कन्वर्ट कर दिया है, स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ हुआ, लीवर में हुआ, लीवर की मदद से हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरा हिस्सा है पैंक्रियाज। आप जानते हो पैंक्रियाज कहाँ है, बिलो टू स्टमक, बिलो टू स्टमक। ठीक है, येलोविश होता है, इसका कलर कैसा होता है, इट इज येलोविश, पीले रंग का होता है, येलोविश कलर का होता है। इसके अलावा ये जो पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज से भी कौन से जूसेस निकलते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं, पैंक्रियाटिक जूसेस निकलती हैं। और ये पैंक्रियाटिक जूसेस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इन सब को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, कन्वर्टेड देम इनटू देयर सिंपलर फॉर्म। ठीक है, तो डाइजेशन और ज्यादा कंप्लीट हो गया। तीसरा जो हमारा हिस्सा है वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड से भी क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूसेस प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस। तो यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस प्रोड्यूस होते हैं और ये इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करते हैं, दे हेल्प इन कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन, दे हेल्प इन कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन। ये डाइजेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देते हैं। तो डाइजेशन का यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और सारा का सारा जो डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो है, जो बचा हुआ हिस्सा है जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, वो हिस्सा कहाँ पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। चलिए देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे यहाँ पे, और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो ये इट इज 1 मीटर लॉन्ग, वाइडर
देन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा चौड़ा होता है जैसा आप देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड पास हेयर वेयर एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द फूड absorbed and rest of part throw out of the body through anus। यहाँ पे इस लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ फूड का हिस्सा है उसके अंदर मौजूद वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो बचा हुआ हिस्सा है उसे एनस के थ्रू शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगला जो स्टेप है वो है हमारा एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात करी कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में इस तरीके से कुछ फिंगर की तरह प्रोजेक्शन जो है पाए जाते हैं, अंदर की वॉल में ये कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं विलाई। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं विलाई। ये विलाई में जैसे ही फूड एंटर करेगा ये इसको एब्जॉर्ब करके कहाँ मिला देंगे, इसको ब्लड के अंदर में मिक्स कर देंगे और ब्लड इनको क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा पूरे बॉडी में ले जा करके। तो जो भी न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट हुए वो ब्लड में पहुंच गए और ब्लड से पूरे बॉडी में उनका क्या हो जाता है, सर्कुलेशन हो जाता है, जिससे सारे के सारे न्यूट्रिएंट हमारे सेल तक पहुंच जाते हैं। जब वो सेल में पहुंच गए तो वहां पे जा करके उनका क्या होगा, एसिमिलेशन होगा और एसिमिलेशन में जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स हैं, सिंपल न्यूट्रिएंट्स फॉर्म द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो सिंपल से क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेंगे। जैसे अमीनो एसिड अगर है तो अमीनो एसिड से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी हमें। ठीक है, फैट के डाइजेशन के बाद जो भी चीज़ें बचेंगी, जो फैट्स बनेगा वो हमारे बॉडी के रिपेयर में काम आएगा। ठीक है, ये प्रोटीन किस में आएगा, ग्रोथ और डेवलपमेंट के काम में आएगा, ग्रोथ डेवलपमेंट होगा इससे। तो ये सारे प्रोसेस होंगे और लास्टली इजेशन मैंने बताया, तो इजेशन में क्या हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो एनस के थ्रू हमारे शरीर के बाहर निकल जाएगा। एक छोटा सा एनिमेशन है इस वीडियो के बाद में, आप उस एनिमेशन को देखिएगा और उसमें आपको सारी ये जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो आपके लिए एनिमेशन भी है और आपको उस एनिमेशन के साथ मैं छोड़ के जाता हूं, एनिमेशन को देख लीजिएगा लास्ट में और बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि आप उस चीज़ों को समझ पाएंगे, उसमें मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो आज का प्रोसेस था डाइजेशन का वो आज कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम लोग न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करेंगे और हम लोग जानेंगे किसके बारे में, तो रूमिनेंट्स के बारे में, कि उनमें डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर वीडियो हेयर। तो आपके लिए एक एनिमेशन वाला वीडियो है, उसको देखिए और उसके बाद ये एनिमेशन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दर्शाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ भी अब जैसे ही हम खाते हैं वो हमारे माउथ कैविटी या उसको बकल कैविटी कहते हैं, वहाँ पहुँचता है। हमारे बकल कैविटी के 3 पार्ट होते हैं, टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड। ये जो आप देख रहे हैं एरो से, ये सैलिवरी ग्लैंड है। खाने को अच्छी तरीके से च्यू करने के बाद में और सलाइवा से मिक्स होने के बाद में फूड हमारा फूड पाइप या ओसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक पहुंचता है। जब वो ओसोफेगस में होता है तो वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता रहता है। फूड जैसे ही स्टमक में पहुँचता है वहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस फूड के साथ में मिक्स हो जाती हैं और उसका केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ जो मसल्स होती हैं हमारे स्टमक की, वो लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती हैं, जिससे मैकेनिकल चर्निंग से फूड जो है सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और सेमी सॉलिड फूड को हम लोग काइम कहते हैं। ये फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाता है। वहाँ पे लीवर से आया हुआ बाइल और पैंक्रियाज से आया हुआ पैंक्रियाटिक जूस उस फूड के साथ में अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाते हैं और उनका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है।
जैसे ही हमारा ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अगले हिस्से में पहुंचता है, वहाँ पे उसके अंदर में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं जो उस फूड के अंदर में मौजूद न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिनको विलाई कहते हैं, और विलाई सारे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिक्स कर देता है, और ब्लड की मदद से ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो है हमारे शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंच जाते हैं। अगले हिस्से में फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास करता है, जहां उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फीसेस के रूप में हमारा जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। डाइजेशन कंप्लीट होने में लगभग 16 घंटे लगते हैं।